हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज के सेशन में मैं आपको ऊप्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले सेशन में मैंने जावा का बेसिक फंडामेंटल्स क्वेश्चंस के बारे में बताया था और उसके आंसर्स भी दिए थे। ठीक है, इस वीडियो सेशन में मैं आपको जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किस किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ऊप्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, और जावा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जावा का ऐसा कोई भी इंटरव्यूज आपको नहीं मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पूछा गया हो। तो मैं वन बाय वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसका किस तरीके से आपको आंसर देना है उसके बारे में मैं पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन सहित मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से कि ऊप्स क्या है, व्हाट इज ऊप्स। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऊप्स का फुल फॉर्म है, और ऊप्स जो है इट इज़ अ टेक्निक, ठीक है, या इट इज़ अ वन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स टू implement major functionalities on real time applications। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है, एक टेक्निक है, एक प्रिंसिपल है या फीचर्स है जिसके थ्रू हम अलग अलग टाइप के रूल्स प्रोवाइड करता है, और इस रूल्स को यदि अपन फॉलो करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में तो वो प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इफिशियंट होगी, बहुत ज़्यादा सिक्योर होगी और बहुत ज़्यादा रिलायबल होगी। ठीक है, इफ़ यू आर आंसरिंग व्हाट इज ऊप्स, ओके, इतना इनफ है, आपको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, आपको मेन ऊप्स क्या है ये बताना है और ऊप्स के अंदर क्या क्या मेन फीचर्स हैं ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज ऊप्स टेक्निक इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऊप्स टेक्निक का यूज़ क्यों करते हैं हम प्रोग्रामिंग में, तो इसका आंसर यही होगा, टू प्रोवाइड the advanced features in applications. For example, if we want to implement code reusability, then we will use inheritance. If we want to implement accessibility options, then we will use data abstraction. To implement security, we will use data encapsulations. Okay, to implement usability of the programs, then we will use polymorphism features. Okay, if we want to dynamically modify the functionality of the program, then we will use dynamic polymorphism. Okay, so these features you can explain. What is the definition of an object? The third question of object orientation. What is the definition of an object? Means आप object को कैसे define करेंगे। ठीक है, तो object का जो definition है ये है कि object it is a real world entity that has identity, state and behavior। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब जो रियली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और जिसके अंदर एक आइडेंटिटी होना चाहिए, जिसमें स्टेट होना चाहिए, जिसमें बिहेवियर होना चाहिए, उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, तो जैसे कुछ एग्जांपल्स भी आप समझा सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि माउस की बात करें, यदि अपन मोबाइल फ़ोन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लास से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, वैसे आप बोल सकते हो कि जैसे फ्रूट्स के नेम आप दे सकते हो, या किसी पर्सन जो आपका है, पर्सन के अंदर जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन की यदि अपन बात करें तो वो भी क्या होगा, आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट मतलब जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जिसको आप छू सकते हो, जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, जिसके अंदर कुछ आइडेंटिटी है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो हम इस तरीके से उसको समझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी डेफिनेशंस देने से, मतलब कोई भी आपका आंसर देने से पहले उसका एक एक्चुअल डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जावा के ऊप्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट कंटेन डायनेमिक मेमोरी स्पेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट का अपना खुद का क्या होगा, एक मेमोरी स्पेस होगा। इंस्टेंस जो होता है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। यदि आप किसी भी क्लास टाइप का एक वेरिएबल बनाते हो, जैसे अपन ने क्लास नेम ले लिया स्टूडेंट, अपन ने सिर्फ बनाया स्टूडेंट ओबीजे, तो स्टूडेंट ओबीजे में ओबीजे क्या है, आपका एक रेफरेंस है या एक इंस्टेंस है। लेकिन हमने बनाया स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, मतलब यदि न्यू मतलब मेमोरी एलोकेशन, यदि अपन ने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी ऑब्जेक्ट। तो वो क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मतलब आप सिंपली बोल सकते हो कि इंस्टेंस कंटेन ओनली एड्रेस एंड ऑब्जेक्ट कंटेन मेमोरी, फर्स्ट प्रायोरिटी टू मेमोरी, एंड आफ्टर दैट इट कैन कंटेन एड्रेस एज वेल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टेंस प्लस मेमोरी, इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। और इंस्टेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका एक रेफरेंस है, एड्रेस है, इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई मेमोरी नहीं होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर इन जावा। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, तो गार्बेज कलेक्टर जैसा आपने जेवीएम आर्किटेक्चर में भी देखा होगा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ जेवीएम, यू कैन सिंपली से दैट, विच विल वर्क ऑन रन टाइम, एंड गार्बेज कलेक्टर इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द
अनयूटिलाइज्ड मेमोरी स्पेस बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो यूटिलाइज मेमोरी स्पेस नहीं होता, जिस मेमोरी स्पेस को ऑब्जेक्ट यूज नहीं करता है, उस मेमोरी स्पेस को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है? गार्बेज कलेक्टर का होता है। गार्बेज कलेक्टर के अंदर इंटरनल मेथड होता है सिस्टम डॉट जीसी मेथड। ठीक है, सिस्टम डॉट जीसी मेथड जो है ये गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? कॉल करता है। और ये रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट जीसी मेथड, इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट जीसी मेथड। गार्बेज कलेक्टर्स जो है वो कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले एक मेथड और कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड फाइनलाइज। मींस फाइनलाइज एक प्री डिफाइंड मेथड है जो गार्बेज कलेक्टर हमेशा कॉल करता है। यदि आपको कभी भी कोई गार्बेज कलेक्टर्स कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय यानी यूज्ड ऑब्जेक्ट को जब डिस्ट्रॉय करता है तो उससे पहले वो फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। तो गार्बेज कलेक्टर के अंदर दो मेथड होते हैं, द फर्स्ट वन इज अ जीसी मेथड एंड सेकेंड वन इज अ फाइनलाइज मेथड। ओके, तो आप ये बोल सकते हो इसको, यदि आप सिंपली डिफाइन करना चाहते हो तो आप सिंपली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि इट इज यूज फॉर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, यदि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी को ऑटोमेटिक मैनेज करना चाहते हो, कौन सी मेमोरी को? रन टाइम मेमोरी को, तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? गार्बेज कलेक्टर। जावा में आपको अलग से गार्बेज कलेक्टर कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जावा में ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर कॉल होता है, ये जावा के एग्जीक्यूशन का पार्ट है। पर यदि आपको मैनुअली गार्बेज कलेक्टर कॉल करके देखना है तो आप सिस्टम डॉट जीसी मैथड का यूज कर सकते हैं या रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट जीसी मैथड का यूज करके गार्बेज कलेक्टर को एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप गार्बेज कलेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर्स एंड नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सेस मॉडिफायर मतलब ये होता है कि ये आपके प्रोग्राम के अंदर के जो मैथड्स होते हैं, प्रोग्राम के अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी डिसाइड करता है। जैसे अपन बात करते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, तो ये चार टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। नॉन एक्सेस मॉडिफायर जो जावा में होते हैं, इनका मेनली काम क्या होता है कि किसी भी मेथड के फंक्शनैलिटी को चेंज करना। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी मेथड के सामने स्टैटिक लिख दिया तो उस मेथड का बिहेवियर क्या हो जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा। मतलब वो स्टैटिक डेटा मेंबर को ही डिफाइन करेगा, साथ में वो स्टैटिक मेमोरी के अंदर ही अपने डेटा को कंटेन करेगा। ठीक है, इसके बाद आप स्टैटिक के अलावा आप एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट भी अपने आप में एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें वोलेटाइल की, इसके बाद अपन बात करें ट्रांजिएंट की। तो वोलेटाइल हो गया, ट्रांजिएंट हो गया, फाइनल हो गया, स्टैटिक हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं? दीज आर द नॉन एक्सेस मॉडिफायर। मीन्स इट्स नॉट डिसाइड द एक्सेसिबिलिटी, इट इज जस्ट यूज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द क्लासेस एंड मैथड्स। ठीक है, तो ये मेन आप डिफरेंस बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन जावा। तो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज इम्यूटेबल? इम्यूटेबल मतलब जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके एक्चुअल एड्रेस में चेंजेस नहीं कर सकते उसे हम इम्यूटेबल बोलते हैं। जैसे आपका स्ट्रिंग हो गया, तो स्ट्रिंग क्या है? आपका एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं उसके अंदर एक्चुअल एड्रेस में आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए अपन स्ट्रिंग को देखा होगा आपने जनरली, जैसे अपन स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग करते हैं। अब उसके अंदर एस के अंदर ऑलरेडी हेलो है, अब अपन एस डॉट यदि अपन क्या करेंगे उसके अंदर कॉन्केट करते हैं, तो स्ट्रिंग का जो एस है, एस डॉट कॉन्केट करने पे जो एस एड्रेस है उसके अंदर चेंजेस नहीं होता। ठीक है, एस डॉट कॉन्केट क्या करेगा? एक अलग से एक मेमोरी स्पेस आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग पूल के अंदर बनाना पड़ेगा, तभी हम उसके अंदर डेटा को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो इम्यूटेबल का मतलब सिंपली है इफ वी कांट चेंज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट डेटा, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड immutable, and string is the best example for immutable object in Java. That's it. Another important questions of object orientation is called what is singleton class. ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के हर इंटरव्यू में पूछा गया है। तो सिंगलटन क्लास एक्चुअली ये डिजाइन पैटर्न का पार्ट है। सिंगलटन क्लास एक ऐसे क्लास होते हैं जिसमें अपन किसी भी क्लास का सिर्फ एक ही इंस्टांस बना सकते हैं, और किसी भी क्लास को यदि आपको सिंगलटन क्लास बनाना है तो सबसे पहले उस क्लास का कंस्ट्रक्टर आपको प्राइवेट करना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि आपको एक स्टैटिक गेट इंस्टेंस नाम से किसी भी नाम से एक मेथड बनाना पड़ेगा जिसमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। यदि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नल है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज रेफरेंस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपको सिंगलटन क्लास बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, सिंगलटन क्लास इज अ क्लास दैट कंटेन वन स्टैटिक मेथड एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप सिंपली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज अ व्हाट इज कॉन्क्रीट क्लास। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्क्रीट क्लास ऐसे क्लास होते हैं जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के फीचर्स को जो क्लास क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट क्लास। इनर क्लास मीन्स यदि आप क्लास के अंदर क्लास डिफाइन करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? इनर क्लास। तो इनर क्लास क्या होते हैं?
कॉन्क्रीट क्लास क्या होते हैं, सिंगलटन क्लास क्या होते हैं, इनर क्लास जैसे क्लास ए है, क्लास ए के अंदर मैं क्लास बी को डिफाइन करता हूँ, तो क्लास बी क्या हो जाएगा आपका, क्लास ए का इनर क्लास हो जाएगा। ओके, तो इनर क्लास मीन्स नेस्टिंग, यदि आप क्लास को नेस्टेड पैटर्न में यदि आप मैनेज करेंगे तो वो इनर क्लास होगा। इनर क्लास भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, स्टैटिक इनर क्लास भी होता है, इंस्टेंस टाइप का इनर क्लास भी होता है, एनोनिमस इनर क्लास भी होता है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ इनर क्लास आल्सो। तो दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फाइनल क्लास, द फाइनल मेथड एंड फाइनल वेरिएबल। तो फाइनल क्लास इज द क्लास दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। यदि आपको किसी क्लास को इनहेरिटेंस से रोकना है तो आप उसको फाइनल बना दीजिए। फाइनल मेथड मीन्स द मेथड विच कांट बी ओवरराइडेड, यदि आपको किसी मेथड को ओवरराइड से बचाना है तो आप उस मेथड को फाइनल बना दीजिए। फाइनल वेरिएबल्स इज द वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी ओवरराइड, मीन्स इफ यू वांट टू डिक्लेयर द कांस्टेंट इन जावा तो आप उसके लिए वेरिएबल के सामने क्या लिख दीजिए, फाइनल। आपने लिख दिया क्लास ए, उसके अंदर आपने लिखा इंटेक्स, उसमें फाइनल इंटेक्स लिख दीजिए, फाइनल इंटेक्स, तो इंटेक्स इक्वल टू 10, तो क्या बन जाएगा, वो आपका एक कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर वे टू प्रोटेक्ट क्लास फ्रॉम इनहेरिटेंस। यदि आपको फाइनल के अलावा किसी भी क्लास को इनहेरिटेंस से रोकना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो किसी भी क्लास को फाइनल के अलावा यदि इनहेरिटेंस से रोकना है तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होगा तो वो क्लास कभी भी इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है, इनहेरिटेंस का एक दूसरा रीजन आपका ये भी है, इस तरीके से भी आप किसी भी क्लास को इनहेरिटेंस से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज इनिट ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर। इफ ऑल थ्री प्रेजेंट देन व्हाट विल बी द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। मतलब इनिट ब्लॉक क्या होता है, तो इनिट ब्लॉक एक स्पेशल ब्लॉक होता है जो कंस्ट्रक्टर के पहले कॉल होता है। स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो मेन मेथड के पहले कॉल होता है। ठीक है, यदि किसी भी क्लास में तीनों अवेलेबल है तो पहले स्टैटिक कॉल होगा, फिर इनिट कॉल होगा, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यदि मेन मेथड को भी लिया जाए तो स्टैटिक कॉल होगा, फिर मेन कॉल होगा, फिर इनिट कॉल होगा, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो स्टैटिक, मेन, इनिट, कंस्ट्रक्टर, दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस टू कॉलिंग देम। ओके, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। तो देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर अपन नॉर्मल मेथड्स भी दे सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी दे सकते हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक क्लास का ही एक मॉडिफिकेशन है, जबकि इंटरफेस एक स्पेशल कंपोनेंट है जावा में जिसका मेन वर्क जो होता है दिस इज स्पेशली यूज्ड टू इंप्लीमेंट द मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड प्रोटोटाइप इंप्लीमेंट डिक्लेरेशन। जैसे आपको कोई मेथड्स को डिक्लेयर करना, ये डिजाइन पैटर्न का पार्ट है इंटरफेस कि जैसे आप कोई भी मेथड आपको डिक्लेयर करना है कि भाई इस क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड्स इंप्लीमेंट होंगे। मतलब आपको एक रिपोजिटरी बनाना है प्रोजेक्ट में, तो आप इंटरफेस के थ्रू बना सकते हो। जैसे मान लो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस करना है, उसके लिए आपने एक इंटरफेस क्या बना दिया, उसमें ऐड लिख दिया, एडिट लिख दिया, डिलीट लिख दिया। तो इंटरफेस इज जनरली यूज्ड टू प्रोवाइड द set of abstract method to declare the rules, that rules must be implemented into the class। तो इंटरफेस का काम ये है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम भी यही है, पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप नॉर्मल फीचर्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो फीचर, जो इंटरफेस के जो पार्शियल फीचर्स हैं वो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जरूरी नहीं है कि सभी मेथड्स पब्लिक हों। ठीक है, नॉर्मल मेथड्स भी हो सकते हैं, इंटरफेस के सभी मेथड्स आपके पब्लिक होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, इंटरफेस से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को मैन्युअली लिखना पड़ता है, जबकि इंटरफेस के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की लिखने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में आपको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना पड़ता है जब आप इसको यूज करते हैं। तो यदि इंटरफेस के केस में कॉन्क्रीट क्लास के अंदर आपको इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो ये सभी डिफरेंसेस होते हैं। इंटरफेस को यदि अपन इंप्लीमेंट करते हैं तो देयर मीनिंग इज दैट कि वी आर ओवरराइडिंग द फंक्शनैलिटी, मींस वी आर प्रोवाइडिंग द फंक्शनैलिटी अंडर द क्लास। और एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि वी आर एक्सेसिंग द फीचर्स ऑफ द क्लास। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं दोनों के अंदर। ओके, व्हाट कैन बी डिफाइंड अंडर द इंटरफेस, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है आज के डेट में ऊप्स में कि इंटरफेस में हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के डेट में देखो, इंटरफेस में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है जावा 8 के अंदर भी। तो इंटरफेस में आप स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफॉल्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं और फाइनल वेरिएबल मींस कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको ये सभी जो कंपोनेंट्स है वो इंटरफेस के अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसा था कि इंटरफेस ओनली कंटेन सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, पर अब मॉडिफिकेशन हो चुका है। तो इंटरफेस में आप नॉर्मल मेथड्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिफॉल्ट मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट, अनदर क्वेश्चन, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट द क्लास टू क्रिएट ओनली 3 ऑब्जेक्ट। यदि किसी भी क्लास के अंदर 3 ऑब्जेक्ट ही बनाना है आपको तो क्या करेंगे। तो सबसे अच्छा इसका आंसर यही है कि आप उस क्लास के अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक बना दीजिए, सॉरी एक स्टैटिक वेरिएबल बना दीजिए काउंट के नाम से। क्लास के अंदर स्टैटिक इंट काउंट इक्वल टू 0 एक कंस्ट्रक्टर बनाइए
और कंस्ट्रक्टर के अंदर काउंट को प्लस प्लस कर दीजिए और काउंट में कंडीशन लगाइए काउंट ग्रेटर देन 3 तो सिस्टम डॉट एग्जिट कर दीजिए। मतलब आपको यदि किसी भी क्लास के अंदर 3 ऑब्जेक्ट बनाना है तो देखो इसका मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करके बता देता हूँ। देखो सिंपल एक मैंने प्रोग्राम बनाया, क्लास ए बनाया समझाने के लिए, ठीक है। इस क्लास ए के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया इंट, ठीक है। आई विल सिंपली राइट हियर static int x, static int x, their initial value will be 0, okay, nothing else. Now I will create the constructor and I will increase the value of x, that will be x plus plus, and I will provide the condition if x greater than 3, I will write here system dot exit, and what I will write here 0, okay. So this is the implementations of this. Now I will create a obj equal to new a. After that a obj1 equal to new a. After that a obj2 equal to new a. Okay. So if you are creating the 3 different object, okay, this object you should create under the main method. आपको main method में ये object बनाना है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल, तो जैसे आप चौथा object बनाओगे कंडीशन ट्रू होगी और ये बाहर आ जाएगा, सिस्टम डॉट एग्जिट हो जाएगा। जो भी आपको मैनेज करना है सिस्टम डॉट एग्जिट करना है, सिस्टम डॉट एग्जिट मतलब इससे बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। व्हाई जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट क्यों नहीं करता है? तो उसका रीजन ये है कि सिंपली है कि जावा के अंदर क्या होता है कि अपन जो भी आपका वर्क होता है, जरूरी नहीं है कि ये जो वर्क है पूरी की तरह से कंपाइलर बेस्ड है। जावा इज द रन टाइम, मतलब मीन्स इट इज द कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रन टाइम इन्वायरमेंट्स। तो यदि आपने ओवरलोडिंग किया तो ओवरलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ आफ्टर कंपाइलेशन टाइम। तो आप यदि मॉडिफिकेशन कर दोगे तो उसका जो मॉडिफिकेशन का रिफ्लेक्शन है वो रन टाइम इन्वायरमेंट में नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग्स जावा में सपोर्ट नहीं होता, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन टाइम। जावा ने कुछ ऑपरेटर को पहले से ओवरलोड करके रखा है और ये एक तरह से सिक्योरिटी का भी क्या है, वायलेशन है, ठीक है। तो जावा में सिक्योरिटी का भी हम वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जावा में आपको पता है कि सिक्योरिटी के लिए जावा पूरी तरह से रिजिडनेस बिहेवियर कंटेन करता है। सिक्योरिटी में जावा कंप्रोमाइज नहीं करता है, इसलिए भी अपन ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा के थ्रू नहीं कर सकते, ओके। अनदर क्वेश्चन, टेल द नेम ऑफ द 5 प्रीडिफाइंड फाइनल क्लासेस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 फाइनल क्लास के नाम बताइए प्रीडिफाइन। तो फाइनल क्लास, प्रीडिफाइंड फाइनल क्लास के नाम है जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, मैथ है, सिस्टम है, रैंडम क्लास है, स्कैनर क्लास, ठीक है। ये कौन से क्लास होते हैं? प्रीडिफाइंड फाइनल क्लास होते हैं, ठीक है। अनदर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का है, जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस और नॉट, ठीक है। जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बट नॉट बाय द क्लास, इट विल सपोर्ट बाय द इंटरफेस। ये भी एक क्वेश्चन है कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? तो बिल्कुल करता है, लेकिन किसके थ्रू करता है? इंटरफेस के थ्रू करता है, ठीक है। इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में कर सकते हैं, क्लास के थ्रू नहीं कर सकते। व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको आपको पूछा जाएगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? तो टू हाइड द इंटरनल फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम, टू एक्सेस ओनली इसेंशियल डिटेल एंड प्रोटेक्ट ऑल नॉन इसेंशियल डिटेल। जो आपका रिक्वायर्ड डिटेल है, जो इसेंशियल है, उसी को आपको शो करना है, बाकी को शो नहीं करना है। जैसे आपने एक क्लास बैंक बनाया, उसके अंदर आपने प्राइवेट मेथड बना दिया, ठीक है, क्रेडिट के लिए प्राइवेट मेथड बना दिया, डेबिट के लिए प्राइवेट मेथड बना दिया, ट्रांजेक्शन्स के लिए, और पब्लिक मेथड बना दिया लॉगिन के लिए, क्योंकि लॉगिन तो आपको करना है ना। तो लॉगिन विल बी पब्लिक बट ऑल रिमेनिंग मेथड्स विल बी प्राइवेट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक तरह से डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज द इजा रिलेशनशिप एंड हैजा रिलेशनशिप। तो देखो, इजा रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस, ओके। जो आप इनहेरिटेंस करते हो, सिंगल इनहेरिटेंस करते हो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हो, ये इजा रिलेशनशिप है। हैजा रिलेशनशिप एक कंपोजिशन का पार्ट है कि जैसे क्लास ए है, अब आपने क्लास बी बनाया, अब क्लास बी के अंदर आपने क्लास ए का रेफरेंस बना लिया और उसको अंदर के मैथड्स को आप क्या कर रहे हो? एक्सेस कर रहे हो बिना किसी इनहेरिटेंस के। तो जब भी आप किसी एक क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास का रेफरेंस बनाते हो और उसके मेथड्स को कॉल करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैजा रिलेशनशिप, ठीक है। तो इजा रिलेशनशिप इज द पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड हैजा रिलेशनशिप इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। हैजा रिलेशनशिप के लिए आपको इनहेरिटेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती, ये एक तरह से कंपोजिशंस के लिए यूज किया जाता है।